अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कनाडा का मकबूल तरीन टेलीविजन प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उमर खान। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको कनाडा के अहम वाकयात और अहम खबरों से आगाह करते हैं, जबकि कनाडा के इन्हीं वाकयात पर हम तबसरा भी पेश करते हैं और कनाडा के इन वाकयात पर अपना गहरा मुशाहिदा भी करते हैं, ताकि हमारे नाजरीन कनाडा में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानीज हों या फिर किसी भी कम्युनिटी से आपका ताल्लुक हो, आप कनाडा की इन खबरों से आगाह रह सकें। तो आज कनाडा हाईलाइट में सबसे पहले जो अहम खबर है वो ये है कि कनाडा के अंदर जो कैनेडियन नेशनल एंथम है, इस नेशनल एंथम को जहां फ्रेंच लैंग्वेज में भी सुना गया, पढ़ा गया, वहीं इस कैनेडियन नेशनल एंथम को उर्दू जुबान में ट्रांसलेट किया गया और म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर और इसके लिखने वाले उर्दू में इस कैनेडियन नेशनल एंथम को सुहेल राना, जो अपना एक बड़ा मारूफ और मुमताज़ मुकाम रखते हैं मौसीकी की इंडस्ट्री में, इंटरनेशनली अपना एक बड़ा नाम रखते हैं और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही रोशन मिसाल हैं, पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी। सुहेल राना साहब की इस कोशिश और काविश के नतीजे में ये कनाडा का नेशनल एंथम तैयार हुआ उर्दू जुबान में और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे अब ये पहचाना जा रहा है। और इतलात ये है कि ओंटारियो की सिटी ऑफ मार्कम के अंदर ये एक तकरीब भी हुई जहां पर इसे ऑफिशियली एक्सेप्टेड किया गया और कबूल करने के बाद इसको लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। ओह कनाडा के नाम से ये तराना है और इसके वर्डिंग्स, इसके अल्फाज, इसके म्यूज़िक और इस तराने से जो एक हुब्बुल वतनी का जज्बा झलकता है, क्योंकि कनाडा सिर्फ कैनेडियंस के लिए नहीं बल्कि ना सिर्फ फ्रेंच बोलने वालों के लिए भी नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए एक ऐसा गहवारा है कि लोग अगर अपने स्किल्स की बुनियाद पर, काबिलियत की बुनियाद पर, अपने टैलेंट की बुनियाद पर, अपनी तालीमी सलाहियत की बुनियाद पर जब कनाडा आते हैं तो कनाडा उन्हें हमेशा वेलकम करता है। तो कैनेडियंस हो या फिर पाकिस्तानी कैनेडियंस हो या दुनिया का कोई भी शहरी हो जो कनाडा से जुड़ा हुआ है, वो वाकई कनाडा से एक दिली मोहब्बत और लगाव रखता है। तो आइए सबसे पहले आज प्रोग्राम के आगाज में इस नेशनल एंथम को उर्दू जुबान में सुनते हैं। ये नेशनल एंथम आपने उर्दू ज़ुबान में सुना, इसका म्यूज़िक, इसकी लफाजी और इसका जो खूबसूरत म्यूज़िक कंपोजिशन है वो सुहेल राना साहब की तख्लीक तस्वुर किया जा रहा है और माना जाता है और यकीनी तौर पे ये पाकिस्तानी कैनेडियंस के लिए कनाडा से और कैनेडियन कम्युनिटी और कैनेडियन सोसाइटी से उन्हें जुड़ने का एक बड़ा नादिर मौका फराहम करता है। अब हम कनाडा हाईलाइट की दूसरी स्टोरी की जानिब पढ़ेंगे, जो कि साबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जोनाथन वॉन्स के हवाले से है, जो कि
इन पर पुलिस की जानिब से गैर मुनासिब सलूक के इल्जामात की तहकीकात के बाद इंसाफ की राह में रुकावट का एक मुकदमा आयद कर दिया गया। इस मुकदमे की इतला फरवरी 2021 को फराहम की गई और जो इल्जामात इसमें लगाए गए हैं और जो खबरें सामने आई हैं उसमें कनाडा की अफवाज में मुतादिद सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ लगाए गए जिनसी बदइंतजामी के इल्जामात भी शामिल हैं और यही इल्जामात साबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी जनरल जोनाथन वॉन्स पर भी लगे हैं। यानी सेक्सुअल मिसकंडक्ट का ये पूरा मुकदमा है और एक फौजी हिसाब किताब का अब मरकज ये बनता जा रहा है क्योंकि इस सेक्सुअल मिसकंडक्ट के मामले में कई सीनियर फौजी अफसरान जेर तफ्तीश आ चुके हैं। जनरल जोनाथन के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो उन्होंने किसी भी नामुनासिब रवैये की तरदीद कर दी है, यानी उन्होंने इन इल्जामात से अपने आप को बरी ज़िम्मा कहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनका ऐसा कोई भी मिसकंडक्ट नहीं रहा है। अदालती दस्तावेजात में दिखाया ही गया है कि कनाडा की फोर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन सर्विस ने ये इल्जाम आयद किया है और उसे शहरी अदालत के हवाले किया गया है। लिहाजा अब जनरल जोनाथन वॉन्स को 17 सितंबर 2021 को अदालत में पेश होना पड़ेगा। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक फौजी पुलिस का ये इल्जाम है, यानी मिलिट्री पुलिस ने ये इल्जाम आयद किया है कि 1 फरवरी से 3 फरवरी के दरमियान जनरल जोनाथन वॉन्स ने मिसेस के बी से बार बार राब्ता करके अदालती कार्रवाई में जानबूझकर इंसाफ की राह में रुकावट डालने की भी कोशिश की है और फोन पर और उससे इस बात पर राजी करने की भी कोशिश की, यानी कन्विंस करने की भी कोशिश की कि वो फौजदारी ज़ाब्ते की दफ़ा 139/1 के बरखिलाफ कैनेडियन फोर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज से अपने माजी के ताल्लुकात के बारे में गलत बयानात देने पर उन्हें राजी कर सकें। लिहाजा ये वो रिवील हो गई चीज़ें जो एक तो सेक्सुअल मिसकंडक्ट के हवाले से हैं और फिर जो उन पर अदालती कार्रवाई हो रही है उसमें जो वो रुकावट बनना चाह रहे हैं या अपने ताल्लुकात और रवाबित इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़ भी अब एक्सपोज हो चुकी है। लिहाजा कैनेडियन गवर्नमेंट ये चाहती ज़रूर है कि कैनेडियन मिलिट्री में अगर इस किस्म की बेज़ाब्तगियां हैं तो उनका खात्मा किया जाए और इसीलिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक बहुत ही आला और सीनियर ऑफिसर साबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं जनरल जोनाथन वॉन्स, जिन पर मिलिट्री पुलिस की जानिब से गैर मुनासिब सलूक के इल्जामात की तहकीकात जारी हैं। अब हम आपको कनाडा हाईलाइट में बताएं कि नस्ल परस्ती और तासुब परस्ती का मामला ताहाल खत्म नहीं हुआ है और सियाह फाम अफराद ताहाल इस हवाले से परेशान हैं। ये बात सिर्फ यूएस यूरोप में नहीं बल्कि कनाडा के अंदर भी कुछ ऐसी मखसूस जहनियत के लोग हैं जो ये समझते हैं कि सियाह फाम लोग जब उनके गुलाम थे तो वो दौर अच्छा था और वो माजी के उस दौर को याद भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं और वो उसे एक सुनहरी याद के तौर पे देखते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है उन लोगों को जो सियाह फाम है, जिनका ताल्लुक एक ऐसे कुंबे से है, एक ऐसे ख़ानदान से है, एक ऐसी कौम से है जो कुदरती तौर पे खुदा की जानिब से और इंसानों में अपनी सियाह फाम शख्सियत और नुमाइंदगी रखते हैं। ये बात भी हकीकत है कि अमरीकी सदर बराक हुसैन ओबामा जो खुद सियाह फाम सदर है और फिर इस वक्त की मौजूदा अमरीकी नायब सदर जिनका ताल्लुक सियाह फाम बरादरी से ही है, लेकिन इस तमाम तर सिचुएशन के बाद के इन आला ओहदों पर पहुंचने वाले ये सियाह फाम लोग, ये शख्सियात उस सियाह फाम बिरादरी के लिए वो इकदामात नहीं कर सके कि आज गोरे और काले का फर्क खत्म हो सके। लिहाजा कैनेडियंस हों, अमेरिकन हों या यूरोपियंस हों, जो वाइट स्किन होल्डर्स हैं आज वो ताने देते हैं, उनकी नस्लें आज अपने आबा अजदाद के उस माजी को याद करती हैं। इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड के टोरंटो ऑफिस में एक सीनियर खातून जो मुबैना तौर पर इस इल्ज़ाम से काफ़ी हट हुई या इस बात से काफ़ी हट हुई और ये उनके एक कोऑर्डिनेटर यानी जो उनका कह लें कि उस ऑफिस में जो उनका हेड था उसकी जानिब से ये अल्फाज अदा किए गए कि हमारे अच्छे पुराने दिन जब हमारे ये लोग गुलाम थे, यानी उसने सियाह फाम खातून की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमारे वो पुराने दिन अच्छे थे जब ये सियाह फाम लोग हमारे गुलाम थे और उसने इस चीज़ की तारीफ की। इस तारीफ करने के बाद ये फेडरल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हैं और काफ़ी हर्ट हुई ये अवामी खिदमत में सियाह फाम होने के तजुर्बे के बारे में खामोश भी रही, लेकिन अब इन्होंने अपनी खामोशी तोड़ दी है। मोनिका एगर्ट इनका नाम है, जिन्होंने कहा है कि बोर्ड इस नफ्सियाती टूल पर अमल करने या इसको तस्लीम करने में नाकाम रहा है कि नस्ल परस्त और नस्ल के ये जो तबसरे होते हैं हम पर और एक सियाह फाम औरत की हैसियत से जिस तरीके से हर्ट किया गया, उनको इस वाक़े के बारे में बाज़ाब्ता नोटिस दायर होना चाहिए। ये उनकी राय है कि इस पर एक पूरी इंज़िबाती कार्रवाई होनी चाहिए, एक ऑफिशियल वे में इस चीज़ को अंडरस्टैंड और डील किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदतरीन बात यह है कि मुबैना तबसरे के
सिर्फ 1 महीने के अंदर ही वो ही शख्स एग्रेट का बराह रास्त निगरान बन गया, यानी हेड बन गया उसके डिपार्टमेंट में। यानी एक शख्स जो एक बहुत ही नस्ली तासुब रखता हो और वो ही फिर किसी ऑफिस या ऑफिस के डिपार्टमेंट में हेड के तौर पे आ जाए, तो वो किस तरीके से डील कर रहा होगा इन खातून को अपने ऑफिस में, ये बात हम अंदाज़ा लगाकर महसूस कर सकते हैं। जब तक उसने ये एतराज़ात नहीं किए थे और जब वो उसका हेड बन गया तो फिर अब उससे खामोश नहीं रहा गया और उसने तकरीबन 1 हफ्ते बाद ही दोबारा इस्तीफ़ा दे दिया। उसकी जानिब से ये अल्फाज कहे गए कि मेरे दिल में मुझे यकीन है कि इसमें नस्ली बुनियादों की कुछ बुनियादी नुक्ते शामिल हैं, क्योंकि आप इस तरह के तबसरे क्यों करेंगे, कोई भी बिला वजह तबसरे नहीं करेगा। आज उस कौम के अंदर, उन लोगों के अंदर वो नस्ली तासुब मौजूद है, जब भी वो सियाह फाम को अपने बराबर नहीं समझते और वो याद करते हैं उन दिनों को जब ये सियाह फाम उनके गुलाम हुआ करते थे। खातून का ये भी कहना था कि इसका तजुर्बा सियाह फाम सरकारी मुलाजमीन के तौर पे और उनकी कहानियों के हवाले से उसने कहा कि एक बढ़ते हुए निसाब में से ये एक नया तजुर्बा है और कहा यह जाता है कि कई दिहाइयों से हम जो खामोश हैं, अब उस खामोशी को हम क्यों बरकरार रखें। लिहाजा हम अपनी सफ़ों में इम्तियाजी सलूक का सामना करते करते अब थक चुके हैं। और खातून ने यह भी बताया कि अब खुद उनके अपने ख्याल में इमिग्रेशन बोर्ड की जानिब से अगर कार्रवाई नहीं की जा रही तो इसकी वजह बताई जानी चाहिए, सूरत हाल से आगाह किया जाना चाहिए, क्योंकि जब कार्रवाई नहीं होती तो ये मजीद तकलीफ का बाइस बनती है सूरत हाल। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने देखा कि वो शख्स मुझे जिस हैसियत से देख रहा है वो एक गैर इंसानी हैसियत है। उन्होंने कहा कि मैं इसके साथ कैसे डील करूंगी, कैसे मैं ऑफिशियल मामलात इसके साथ चला सकूंगी, मुझे इस बात की अब कोई अलामत दिखाई नहीं देती। लिहाजा उन्होंने रिजाइन किया, जबकि उनका 30 साल तजुर्बा था। एगॉर्ड ने नवंबर 2019 में अपनी साथी के साथ अपने डेस्क पर बात की थी और उनके काम के बोझ के बारे में भी उनको बताया था कि किस हद तक उनको बर्डनाइज किया जाता था काम में। जब एक सीनियर मुलाजिम हो और उसके बावजूद काम का बर्डन दिया जा रहा हो तो नस्ली तासुब की ये इम्तियाजी सूरत हाल यहाँ पर दिखाई देती है। और फिर इस किस्म के जुमले कि जब हमारे गुलाम थे ये लोग तो वो हमारे अच्छे दिन थे और वो दिन वापस आने चाहिए, आज उन दिनों के वापस आने की ज़रूरत है। और बार बार इस किस्म के जुमले इन सियाह फाम लोगों को हर्ट करते हैं। अब कैनेडियन सोसाइटी के अंदर ये चीज़ एक मसला ना बने, इसके लिए सोसाइटी के जो सोशल सेक्टर्स हैं, जो अमाइदीन हैं, उनको अपना रोल प्ले करना होगा। और कनाडा में उन लोगों के दरमियान, चाहे वो ब्लैक लाइव्स मैटर के हवाले से बात करने वाले सियाह फाम लोग हों या फिर वो गोरे हों, इनके दरमियान कुर्बतें बढ़ानी होंगी। और ये मसला सिर्फ कनाडा का नहीं बल्कि पूरे यूएस, इस पूरे रीजन का है और इसे संजीदा लेना होगा। कनाडा हाईलाइट की अब ये चौथी स्टोरी है क्यूबिक के हवाले से, जहां पर नर्सें काम करने को अब मायूस कुन करार दे रही हैं और मायूस कुन हालात की उन्होंने तफसीलात भी दी हैं, जो कहा गया है कि सरकारी शोबे के छोड़ने के लिए काफ़ी है। यानी नर्सें अपना पैशन छोड़ रही हैं, अपना प्रोफेशन छोड़ रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि वो सूबे भर की हंगामी सूरत हाल में, जहां एमरजेंसी में उनकी बड़ी ज़रूरत होती है, लेकिन अब वो अपने काम को कंटिन्यू नहीं रख सकेंगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से दबाव बढ़ाया गया है और सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने से पहले इसके हल के लिए मज़ीद सख्त इक़दामात उठाने पर जोर दिया गया है। नर्सिंग की कमी बढ़ती चली जा रही है। मॉन्ट्रियल के मशरकी इलाके में मौजूद एक अस्पताल की बंदिश का रिस्पॉन्सिबल भी नर्सों की बंदिश नर्सों की कमी को करार दिया गया है। यानी जितनी नर्सों की कमी होती जा रही है अस्पतालों में, तो अस्पताल बंद हो जाएंगे। वहां पर पेशेंट्स को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा। सूबे में दीगर अस्पतालों को आर्जी तौर पर बंद करने और कई घंटों तक जो काम का सिलसिला है रुकने की सूरत हाल भी मौजूद है। और इस वक्त नर्सों की कमी को पूरा नहीं किया जा रहा। 200% से जायद सलाहियत से बढ़ के काम लिया जा रहा है नर्सों से, जिसकी वजह से नर्सें अपना ये प्रोफेशन छोड़ने पर मजबूर हैं। मॉन्ट्रियल के मगरबी जजीरे में लेक जॉर्ज जनरल अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स नॉर्थन फ्रेडलैंड ने नर्सों के काम करने की हालत को वहशियाना करार दिया है। यानी वो ये समझती हैं कि उनसे एक इंसान के तौर पे बहैसियत नर्स काम नहीं लिया जाता, बल्कि नर्सों से अब बिल्कुल एक ऐसा सलूक बरता जा रहा है कि उन्हें इंसान तस्वुर नहीं किया जा रहा। उनके वर्किंग आवर्स और दुगना उनसे काम लिया जा रहा है और इसकी बुनियाद पे नर्सें थक चुकी हैं और अब वो इस प्रोफेशन को अपने लिए बहुत अच्छा नहीं समझ रही। उन्होंने कहा कि नाअहल निज़ाम और बढ़ते हुए औकात की वजह से
इंतज़ामिया के खिलाफ बात करने पर हम मजबूर हैं, लेकिन पाबंदियों का भी हमें खतरा है कि अगर जब हम इंतज़ामिया के खिलाफ बात करते हैं तो फिर उन पर पाबंदियां भी लगती हैं। फ्रेडलैंड ने यह भी कहा कि हम ज़्यादा वक्त देते हैं और सेहत आमा के अमले ने इस तंजीमी माहौल को तंजीमी तशद्दुद का दर्जा दे दिया है। यानी वो कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल वायलेंस है हमारे खिलाफ, हम उसे एक वायलेंस फील करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि नर्सों से ये ज़बरदस्ती ज़्यादा वक्त काम लेने वाले जो मैनेजर्स हैं उन पर जुर्माना आयद होना चाहिए और कुछ नर्सों को कम से कम दिन की छुट्टी के साथ 16 घंटे की शिफ्टों पर काम करने पर भी मजबूर किया जा रहा है। जबकि कोविड के इस पीरियड में, इस लेयर में पहले ही एक मसला बना हुआ है नर्सों की और मेडिकल स्टाफ की कमी का बेशुबा कहने के कमी का सामना है और अब मजीद अगर उन पर बर्डन डाला जाएगा तो नर्सों की कमी मजीद बढ़ती चली जाएगी। उन्होंने कहा कि नर्सों को इस वक्त जिस तरीके से डील किया जा रहा है वो भी एक गलत तरीका है और ये एक तनाव और दबाव का बाइस बनता जा रहा है। फ्रेडलैंड ने ये भी कहा कि मुझे महसूस होता है कि जैसे हमारे आसाबी खात्मे का वक्त शुरू हो गया है। यानी नर्सें जो हैं वो इस हद तक हर्डल हो चुकी हैं कि ना तो वो उस प्रोफेशन को अपने लिए अच्छा समझती हैं और अगर मजबूरी में उनसे काम लिया भी जा रहा है तो वो उनके लिए एक आसाबी थकावट का बाइस बनता जा रहा है। कनाडा हाईलाइट में हम आपको 5वीं स्टोरी का जिक्र करेंगे आइसलैंड के हवाले से, जहां पर एक पायलट प्रोजेक्ट ने इस सिचुएशन को दोबारा से जिंदा कर दिया है कि हफ्ते में आप 4 दिन काम करें। और ये सूरत हाल अलेक्जेंडर और उसका एक कारोबारी साथी है फ्रांसिस कैम्बल, उनकी जानिब से, यानी इन दोनों पार्टनर्स की जानिब से शुरू हुई है कि उन्होंने अपने मुलाजमीन को 4 रोज़ा वर्क वीक की ये जो ऑफर है उसको काफ़ी हद तक सराहा जा रहा है। और ये भी बताया गया है कि इस वक्त लोग जो हैं इसको अडॉप्ट भी करना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन वाली एक पोजीशन है। और ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने मुलाजमीन को 32 घंटे काम करने का वीकली पीरियड ऑफर किया है, जिसमें ज़्यादातर घंटे जो हैं वो सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक के दरमियान है। और यानी ये 6 आवर्स बन रहे हैं और इसी दरमियान में जो है वो अपना वर्क टाइम पूरा करेंगे। और जो वर्किंग डेज उन्होंने रखे हैं वो पीर से जुमेरात तक हैं, जबकि बाकी 12 घंटे या इससे ज़ायद अगर कारकुनान यानी एम्प्लॉइज काम करेंगे तो उनके मजीद आवर्स भी पूरे हो सकते हैं। उन्होंने जुम्मे तक 32 घंटे मुकम्मल करने के लिए ये ऑफ़र रखी है। और ये भी बताया गया है इन दोनों की जानिब से कि हम हमेशा ज़्यादा मौसर और तेज़ काम चाहते हैं क्योंकि कम वक्त में ज़्यादा पैदावार होना एक बेहतरीन रास्ता होता है कारोबार को आगे बढ़ाने में। आइसलैंड के मुताबिक शोबों में 2500 एम्प्लॉयज़ हैं जिनके माबैन ये पायलट प्रोजेक्ट के नताइज ने पिछले हफ्ते एक नया मोड़ लिया है। और 4 सालों में पहली दफ़ा ये मुलाजमीन को सुनने को मिला है कि 4 डेज इन अ वीक उनको ये काम करना होगा, लेकिन उसमें उनको पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए कम वक्त में अपनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। आइसलैंड की खोज के बारे में हालिया बरसों में दुनिया भर में किए गए इसी तरह के तजुर्बात मुतारिफ करवाए गए हैं और अब लोगों को दफ्तरों में वापस जाने की कोशिश की जाती है तो उनको आसाबी थकन महसूस होती है। लिहाजा काम के मुस्तकबिल के बारे में पहले ही से मुआशरती बहस छिड़ी हुई है। और अब टाइम मैगजीन नामी एक रिसाला है जहां पर एक मजमून भी शाया हुआ था जिसका उन्वान ये था कि सबसे ज़्यादा पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए किस तरीके से मुलाजमीन को प्रोडक्टिव रखा जा सकता है कि उनमें कंपनी के साथ एक नफरत अंगेज माहौल भी पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास दोबारा काम करने का एक मौका है कि हम लोगों को जोड़ें और उन्हें ये कह लें कि एक ऐसा फ्रेमवर्क दें कि जिसमें उन्हें आसानी हो और वो कंपनी के लिए प्रोडक्टिव सलाहियतें बरूएकार ला सकें। 1997 का जिक्र किया गया जिस वक्त सबसे पहले 1997 में 4 डेज इन अ वीक का एक तस्वुर शुरू हुआ था या उस वक्त इसकी एक प्रैक्टिस शुरू हुई थी। और क्यूबिक में अटलांटिक कनाडा के कुछ रीजन्स में भी इस प्रैक्टिस को किया गया था। इसी तरह एक फाउंडेशन है और एक निजी फाउंडेशन की कह लें कि एक रिप्रेजेंटेटिव हैं सना खान, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि उनकी फाउंडेशन ने ये जानने के लिए मुताला किया है कि मुलाजमीन हफ्ते में 4 दिन बेहतर काम करने का फरीज़ा अंजाम देते हैं तो उसके क्या नताइज निकलते हैं। सना खान ने यह भी कहा कि जब आप तरक्की पसंद मुआशरती तब्दीली को देखेंगे तो आपको बहुत सारे नए रास्ते
दिखाई देंगे। फाउंडेशन हमेशा उन्होंने कहा कि इस तरफ काम कर रही है कि लोग प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़े। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन ये है कि फितरत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और पैदावार और खपत के नुकसान से दोनों को, यानी एम्प्लॉइज को भी और कंपनीज को भी बचाया जा सके। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि आम तौर पर कनाडा में जो वर्किंग आवर्स होते हैं वीकली वो 37 से 40 आवर्स होते हैं, और इस वक्त अगर 4 डेज इन अ वीक की बात हो रही है तो एम्प्लॉइज उसे बेहद सराह रहे हैं। कनाडा हाईलाइट की जो 6th स्टोरी है वो एक नाखुशगवार वाक़े के हवाले से है, और एक खातून जिनका नाम सिद्रा मुबशिर है, उन्होंने अपने खाविंद को खो दिया और वो बेवा हो गई। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इसमें इस पूरे वाक़े में एक बहुत ही जुर्रतमंद बाप की कहानी मौजूद है, और ये कहानी है मुबशिर अली की, क्योंकि मुबशिर अली जो गुज़िश्ता हफ्ते अपने 9 साला बेटे को बचाते हुए एक झील में डूब गए थे, जाँ बहक हो गए। मुबशिर इस वक्त इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी बीवी सिद्रा मुबशिर अपने शौहर मुबशिर अली और उनके 3 बच्चे जो 14 जुलाई को एक अलशा के करीब, एक लेक के करीब थे, और वहाँ पर ये ख़ानदान साहिल समंदर के इलाके से दूर एक जगह इन्होंने मुंतखब की और वहाँ पर ही मौजूद थे। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब इनका 9 साला बेटा डूब रहा था और मुबशिर उसे बचाते हुए अपनी जान गंवा बैठे, और बच्चों के खेल से वापस आने का इंतज़ार हो रहा था। यानी एक बहुत अच्छे मूड में ये फैमिली थी, लेकिन एक अफसोसनाक अंधोनाक वाक़या पेश आया, और इस खौफनाक खबर ने सिद्रा मुबशिर की ज़िंदगी को उजाड़ के रख दिया। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि मेरे बच्चे रोते हुए आ रहे थे, और एक खातून थी उनके साथ, और वो बता रही थी कि आपका शौहर डूब चुका है, जबकि उनका बेटा बच गया। सिद्रा उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थी, ये कुछ फासले पर थीं, और जैसे ही इनको ये बात पता लगी तो इन पर ये क़यामत बनकर टूटी। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें बचाने की कोशिश की। जो खातून जिन्होंने ये इत्तला दी उन्होंने बताया सिद्रा मुबशिर को, लेकिन वो नहीं बच सके। फौरी तौर पर कोई इंतज़ाम नहीं हो सका, लिहाजा सिद्रा मुबशिर इस वक्त सदमे से दो चार हैं, और दीगर कैनेडियन पाकिस्तानीज़ और दीगर कैनेडियंस वहाँ की कम्युनिटी के लोग भी इनके गम में बराबर के शरीक हैं, और वो उन्हें दिलासा दे रहे हैं। मुबशिर का मैं आपको बताऊं कि उसके 3 साला एक बेटी और उसके 2 बेटे जिनकी उम्रें 9 और 7 साल की हैं। छोटे बच्चे थे ये 3, और अब वो बच्चे यतीम हो चुके हैं। साहिल समंदर पर एक लड़के ने देखा कि जैसे ही बच्चा जो है वो पानी की तरफ जा रहा था और वो डूबने लगा, तो मुबशिर ने अपने 9 साला बेटे को बचाने की कोशिश की, और उसमें उसका बेटा तो बच गया, लेकिन मुबशिर खुद अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में चल बसा, और ऐसा लगा कि जैसे अचानक से पानी ने उसको खींच लिया है। ऐनी शाहिदीन ने यह बात बताई। मुबशिर की उम्र 49 साल थी, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है, और उसने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर इस पानी में छलांग लगा दी। और बताया गया कि खातून भी बच्चों की मदद के लिए भागी थी जो वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन बच्चे को मुबशिर ने बचा लिया था, खुद मुबशिर नहीं बच सका। आज कनाडा हाईलाइट में हम इख्तिताम में आपको क्यूबिक के कोविड-19 के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार से आगाह करेंगे, क्योंकि कोविड-19 के केसेस में जहाँ कमी आई है, वहीं अब लोगों पे ये ज़्यादा जिम्मेदारी बन चुकी है कि क्यूबिक में रहने वाले लोग, मॉन्ट्रियल में रहने वाले लोग बिलखुसूस जो कोविड को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, अब वो दोबारा किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के मुतामिल नहीं हो सकते। एहतियाती तदाबीर उन्हें अपनानी होंगी। नए केसेस की तादाद 83 है, और 3 अफराद की जान गई है कोविड-19 से गुज़िश्ता एक हफ्ते में, और अब तक कन्फर्म केसेस की तादाद क्यूबिक में 3,76,192 पर जा पहुंची है, जबकि 11,235 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस वक्त भी क्यूबिक के मुख्तलिफ अस्पतालों में 84 पेशेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से 25 अफराद की हालत बेइंतहा तशवीशनाक है और उन्हें ICU में मुंतकिल किया गया है। वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करूं तो गुज़िश्ता 10 दिनों के अंदर 1,01,415 डोजेस फराहम किए गए हैं, और टोटल नंबर ऑफ डोजेस दिसंबर 2020 से लेकर अब तक 98,53,761 पर जा पहुंचे हैं। और इन्हीं वैक्सीनेशन डोजेस की वजह से, इन खुराकों की वजह से काफ़ी हद तक कैनेडियंस जो हैं वो कोविड-19 की इस मुश्किल से निकले हैं, लेकिन अभी भी ये ख़तरा मंडरा रहा है डेल्टा वेरिएंट की सूरत में। लिहाजा क्यूबिक में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी हिफाजत करनी होगी, और इस वायरस से ख़ुद को और अपने अहल खाना को बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर का ख़ास तौर पे इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि अब जहाँ पर स्मार्टली चीज़ों को खोला गया है, चीज़ें रीओपन हुई हैं, वहीं मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और डिस्टेंस रखना लाजिम व मलजूम है। फेस शील्ड का भी इस्तेमाल कीजिए
ताकि आप महफूज रह सकें ड्यूरिंग ट्रैवल, ड्यूरिंग वॉक या किसी भी जगह अगर आप जाते हैं ख़रीदारी के लिए या फिर अपने रोज़मर्रा के कामों से आप कनाडा में निकल रहे हैं। तो कोविड-19 के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार क्यूबिक के हवाले से हमने आपकी खिदमत में पेश किए। आज कनाडा हाईलाइट से फिलहाल इतना ही। कनाडा से मुतालिक आपको अगर कोई भी खबर जाननी हो तो देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी। प्रोग्राम कनाडा हाईलाइट से मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।